अगर एक पल के लिए सारी आवाजें थम जाएं और बस आपके ख्याल बोलने लगे, तो समझ लीजिए आप कदम रख चुके हैं एक ऐसी दुनिया में जो दिखती नहीं पर महसूस जरूर होती है। वन ख्याली दुनिया 2.1, जहां हर कहानी एक एहसास बन जाती है। अगर आपको ये ख्याली सफर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने ख्याल कमेंट में जरूर लिखें। 21 अनकाउंट कॉल। आरुष के अलावा मिस्टर करण सिंघानिया और मिस्टर रेहान रायचंद भी मेरे साथ ही थे। अहाना के इतना कहते ही उस पूरे कमरे में एक सन्नाटा छा गया। अगर आरुष का नाम लेने पर भी साक्षी और आरती को अहाना की बात पर भरोसा नहीं हुआ, तो करण और रेहान का नाम लेने से बात जरूर बनेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि करण और रेहान दोनों ही पहले बेदी विला आ चुके थे, इसलिए वो दोनों ही अहाना को जानते थे और अहाना इतनी बेवकूफ भी नहीं थी जो करण और रेहान का नाम लेकर झूठ बोले। आरती अहाना को अवाक सी देखने लगी। अक्षत की उस दिन वाली हरकत की वजह से अब आरती रेहान के नाम से भी काम पुटती थी। रेहान का नाम सुनते ही साक्षी के दिमाग में उसका हैंडसम मगर कोल चेहरा घूम गया, उसकी वो बेपरवाह आंखें और उसका वो आलसी स्वभाव। साक्षी को वो पल याद आ गया जब वो बेदी विला के दरवाजे से टिककर उसके सामने खड़ा था। रेहान को देखते ही साक्षी को ऐसा महसूस हुआ था जैसे वो शख्स उसकी पहुंच से भी बाहर था। मगर अहाना ने अभी अभी कहा कि वो रेहान के साथ थी। इस पॉसिबिलिटी को सोचते ही साक्षी ने अपनी मुट्ठियां कस ली और उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग पैदा होने लगी। तभी साक्षी ने कुछ सोचा और अहाना से पूछा, ईशानी दी, मैंने सुना है कि करण भाई और मिस्टर रायचंद का शेड्यूल इतना बिजी होता है कि कई इंपॉर्टेंट लोगों को भी उनसे मिलने के लिए महीनों पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। आई गेस कि आप उनसे कोइंसिडेंटली टकराई गई होगी, क्यों है ना? उद्धरण चिन्ह। साक्षी के चेहरे पर अपनी बात कहते हुए इतनी मासूमियत झलक रही कि देखने वालों को ऐसा लगे जैसे वो ये सवाल बस अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए पूछ रही है। मगर सच क्या था ये तो बस अहाना जानती थी। उसने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ साक्षी को देखा, फिर आरती की तरफ देखते हुए बोली, अगर आप दोनों को मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं उन्हें कॉल करके आपका शक दूर कर सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर अहाना ने अपनी जिस्म की पॉकेट से अपना फोन निकाला और उसमें एक अनसेव्ड नंबर डायल करने लगी। इधर करण की कार में रेहान पैसेंजर सीट पर अपनी आंखों को बंद कर बैठा हुआ था। वो इस वक्त आराम कर रहा था। तभी अचानक उस खामोश कार में रेहान के फोन की आवाज गूंज उठी। फोन के रिंग होने की आवाज सुनकर रेहान के सोते हुए चेहरे पर हल्की सी हलचल हुई। उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसका चेहरा हल्का पीला पड़ गया। उसके एक्सप्रेशंस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बुरा सपना देख रहा था। मगर फोन की रिंगटोन ने उसकी निदम में खलल पैदा कर दिया और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी गहरी हेजल आंखें नीचे से हल्की हल्की लाल हो गई थी। वही उसकी आंखों पर उभरी लाल डोरियां इस बात का संकेत थी कि वह इस वक्त बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं था। वो इस वक्त बिल्कुल उस गुलाब की तरह था जो दूर से दिखने में तो बेहद खूबसूरत था, मगर पास से छूने पर उतना ही खतरनाक और कांटों भरा था। रेहान ने अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालकर चेक किया तो उस पर एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। जब कार ड्राइव कर रहे करण ने ये देखा तो वो भी हैरान रह गया। उसने अपनी आवाक नजरों से रेहान की तरफ देखा और कहा, ये कौन है जो तुम्हारे प्राइवेट नंबर पर कॉल कर रहा है? उद्धरण चिन्ह। असल में रेहान के पास दो फोन नंबर्स थे। उसका पहला नंबर लगभग सभी के पास था, वही उसने अपना दूसरा नंबर बिल्कुल प्राइवेट रखा हुआ था। उसके इस प्राइवेट नंबर के बारे में बस उसके कुछ खास और बेहद करीबी लोग ही जानते थे, जैसे कि करण। मगर इस वक्त जिस अननोन नंबर से रेहान के प्राइवेट नंबर पर कॉल आ रहा था, रेहान उस नंबर से बिल्कुल अनजान था। रेहान ने अपनी फोन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे उस अननोन नंबर को असमंजस से देखा और फिर ना जाने क्या सोचकर उसने एकदम से कॉल पिक कर लिया। अगले ही पल एक लड़की की आवाज फोन से निकलकर सीधा रेहान के कानों में पड़ी, हेलो मिस्टर रायचंद। उद्धरण चिन्ह। उस लड़की की आवाज ना जाने क्यों रेहान को आज कुछ ज्यादा ही स्वीट और प्यारी लग रही थी। अचानक ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से एकदम सॉफ्ट हो गए और वो बेहद शांति से अपनी सीट पर आराम पर से बैठ गया। उसकी भौहें अचानक ही खुल गई और उसके आंखों के नीचे की रेडनेस भी गायब हो गई। रेहान ने अपनी लेजी आवाज में बेहद लापरवाही से जवाब दिया। उसकी आवाज में इस वक्त काफी पेंशियस था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका मूड एकदम से काफी बेहतर हो गया हो। करण रेहान में अचानक से आए इस बदलाव को देखकर काफी हैरान था। वही दूसरी तरफ रेहान का सुनते ही अहाना ने तुरंत उसे अपनी सिचुएशन के बारे में शॉर्ट में समझा दिया। अहाना की पूरी बात सुनने के बाद रेहान हल्का सा मुस्कुराया और फिर अपनी आलस से भरी आवाज में उससे बोला, ठीक है, मैं समझ गया, जरा मिसेस बेदी को फोन देना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही अहाना ने तुरंत अपना फोन आरती की तरफ बढ़ा दिया। हालांकि फोन आरती को देते वक्त उससे गलती से स्पीकर मोड ऑन हो गया था।
तभी रेहान की आलस भरी मगर तेज आवाज सबके कानों में पड़ी, इशू। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही सभी एकदम स्तब्ध रह गए और उस पूरे जगह पर एक अजीब सी शांति फैल गई। आरती और साक्षी दोनों ने ही एकदम से अहाना की तरफ देखा। रेहान सिर्फ अहाना से मुश्किल से 2 बार ही मिला था, मगर उसने 2 बार में ही अहाना का इतना इंटीमेट निकनेम भी रख दिया था। रेहान के मुंह से अहाना के लिए अनु सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत वक्त से जानते हो। चैप्टर 22। रेहान क्यों। रेहान के मुंह से अहाना के लिए अनु सुनकर सभी एकदम हैरान हो चुके थे। यहाँ तक कि अहाना खुद भी बेहद हैरानी थी, मगर उसने तुरंत खुद को शांत किया और फोन आरती को पकड़ा दिया। तभी दूसरी तरफ से रेहान की आवाज आरती के कानों में पड़ी। मैं मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल के पास से ही गुजर रहा था, इसलिए मैंने उसे लिफ्ट दे दी, और वैसे भी अनु अभी 17 साल की है, ऐसे में उसका अकेले घर जाना मुझे बिल्कुल भी सेफ नहीं लगा। उद्धरण चिन्ह। हालांकि आरती से बात करते वक्त उसका लहजा काफी अलग था, उसकी आवाज में आलसीपन के साथ साथ एक कोल्डनेस भी थी। उसका ये लहजा उस सॉफ्ट और फ्रेंडली लहजे से बिल्कुल अलग था जिससे उसने अभी कुछ पल पहले ईशानी से बात की थी। आरती ने जिस हाथ में फोन पकड़ रखा था अचानक ही उसके उस हाथ में पसीना आने लगा। हालांकि आरती उम्र में रेहान से बड़ी थी, जो इस वक्त सिर्फ 24 साल का था, मगर ना जाने क्यों वो जब भी इस आदमी से बात करती थी तो उसे ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर चाकू रखा हुआ हो। उसे सच में इस आदमी से बेहद डर लगता था। आरती ने एक गहरी सांस लेकर खुद को संभाला और फिर एक अजीब सी हंसी हंसते हुए बोली, थैंक यू सो मच मिस्टर रायचंद। अहाना पहले आपके साथ थी, ये सुनकर मुझे अब जाकर थोड़ी राहत मिली है। असल में ये बच्ची बस कुछ दिनों पहले ही देहरादून आई है, और उसने आज मुझे बताया भी नहीं कि आज वो लेट घर आने वाली है, बस इसीलिए मैं थोड़ा। उद्धरण चिन्ह। इससे आगे आरती कुछ कह पाती कि तभी रेहान उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला, अहाना देहरादून में बिल्कुल नहीं है, ये जानते हुए भी आपने उसे स्कूल से अकेले घर आने दिया। क्या आपको उसकी जरा भी चिंता नहीं हुई? या फिर बेदी फैमिली में सब इतने बिजी हो गए हैं कि आप लोग अहाना के लिए एक कार भी अरेंज नहीं कर पाए? उद्धरण चिन्ह। रेहान ने अपनी फ्लैट और कोल्ड आवाज में कहा, जिसे सुनकर आरती के चेहरे पर कई भाव आकर गुजर गए। वो जानती थी कि उसे अहाना पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि आज उसके स्कूल का पहला दिन था, लेकिन उसने साक्षी को स्कूल से पिक करने के लिए ड्राइवर भेजा था, और अहाना ने भी खुद ही कहा था कि वो अकेले घर वापस आ जाएगी, तो फिर इसमें उसकी गलती कैसे हो गई? मगर रेहान की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आरती को एक अच्छी मां ना होने के लिए ब्लेम कर रहा था। मगर आरती ने तुरंत अपने ख्यालों पर रोक लगाया और रेहान से बोली, सॉरी मिस्टर रायचंद, मुझे लगता है कि आज शायद हमारी तरफ से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, और सबसे जरूरी बात यह है कि आज साक्षी। मगर इसके बाद वो एकदम से रुक गई। इससे आगे आरती को समझ नहीं आया कि क्या बोले। वो ये तो नहीं कह सकती थी कि साक्षी को अपनी पेंटिंग प्रैक्टिस के लिए जल्दी घर आना था, इसलिए उनका ड्राइवर अहाना के लिए स्कूल में रुका ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। आरती ने अपनी बाहों को आपस में जोड़ते हुए अहाना को देखा और फिर रेहान से बोली, मैं कल से बिल्कुल सही टाइम पर अहाना को स्कूल से पिक करने के लिए किसी को भेज दूंगी। आज आपको अहाना की वजह से जो परेशान हुई, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ मिस्टर रायचंद। उद्धरण चिन्ह। आरती ये सब कहते हुए बिल्कुल एक डरी सहमी सी मासूम लड़की की तरह लग रही थी। उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो रेहान के सामने अपनी आवाज भी ऊंची कर सके। आरती की बातें सुनकर रेहान मुस्कुराया और बोला, इसमें परेशान वाली कोई भी बात नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। आरती की बात होने के बाद अहाना ने उससे अपना फोन लिया और फिर रेहान को थैंक्स कहकर कॉल कट कर दिया। कॉल कट करने के बाद उसने आरती पर एक उड़ती हुई नजर डाली और कहा, अगर आपके सारे सवाल खत्म हो गए हो तो मैं वापस अपने कमरे में जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही आरती का चेहरा एकदम से गुस्से के मारे लाल हो गया, और उसे ये भी महसूस हुआ कि अहाना उसकी एक मां के रूप में बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती है। ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की को हर बार आरती के खिलाफ ही जाना होता था। जैसे कि अभी की ही बात ले लो, जाहिर सी बात थी कि अहाना अभी भी आरती से असल में अपने कमरे में जाने की इजाजत नहीं मांग रही थी, बल्कि वो तो आरती को बस बता रही थी। और सच में अपनी बात कहने के बाद अहाना बिना आरती के जवाब का इंतजार किए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। फर्स्ट फ्लोर पर आकर जब वो साक्षी के पास से गुजर रही थी, तब अचानक ही वो रुकी और बिना साक्षी की तरफ देखे उससे कहा, अगली बार से मेरे बारे में अफवाह फैलाने से पहले पूरी बात जान लेना, हो सकता है कि अगली बार तुम शर्मिंदा होने से बच जाओ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही साक्षी के चेहरे का सारा रंग उड़ गया, मगर इससे पहले कि वो अहाना से कुछ कहती, अहाना अपनी बात कहकर वहां से अपने कमरे में जा चुकी थी। वही आरती भी उसकी बात सुनकर काफी गुस्से में आ चुकी थी। ना जाने इस बदतमीज लड़की को इतना खराब स्वभाव कहाँ से मिला है। उद्धरण चिन्ह। साक्षी चुप रही और खामोशी से अहाना के कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसके दिल में कुछ तो रह रहकर चुभ रहा था।
हो सकता है कि ये लस उसका वहम हो, मगर अभी की सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रेहान रायचंद उसकी इस बड़ी बहन अहाना को लेकर काफी प्रोटेक्टिव था। अपने कमरे में आने के बाद अहाना अभी बस बेड पर बैठी ही थी कि तभी उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। उसने जब फोन चेक किया तो उसकी उम्मीद से परे रेहान उसे कॉल कर रहा था। अहाना को समझ नहीं आया कि आखिर रेहान उसे क्यों कॉल कर रहा था। क्या उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही फोन पर बात नहीं की थी? कुछ पल तक झिझकने के बाद अहाना ने कॉल पिक किया और बोली, मिस्टर रायचंद, हाउ कैन आई हेल्प यू? उद्धरण चिन्ह। फोन की दूसरी तरफ मौजूद रेहान ने कार की विंडो से बाहर देखा। बाहर की स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी उसके चेहरे पर पड़कर उसे रोशन कर रही थी। उसकी चमकती हुई आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। रेहान हल्का सा मुस्कुराया और फिर अपनी बेपरवाह आवाज में बोला, ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस तुमसे कुछ पूछना भूल गया था, इसलिए मैंने कॉल किया। उद्धरण चिन्ह। क्या पूछना भूल गए थे आप? अहाना ने थोड़ा चौंकते हुए कहा। क्या उसने नीचे हॉल में ही फोन पर रेहान को सब कुछ क्लियरली नहीं बताया था? तो फिर अब क्या बाकी रह गया था? रेहान हल्का सा हंसा, मगर अहाना को ऐसा लगा जैसे कि वो इस वक्त उसके सामने ही मौजूद हो और बिल्कुल उसके कान के पास आकर हंस रहा हो। इसलिए उसने अपने कान को रगड़ा और तुरंत फोन कान से थोड़ा दूर कर दिया। उसकी हल्की सी हंसी भी बेहद डेंजरस थी। उद्धरण चिन्ह। तभी रेहान ने उससे पूछा, तुम्हें मेरा फोन नंबर कहाँ से मिला? अहाना ये सवाल सुनते ही बिल्कुल जम गई और उसके कमरे में एक गहरा सन्नाटा पसर गया। उसने इस सवाल का तुरंत जवाब नहीं दिया। वही फोन की दूसरी तरफ रेहान भी बेहद शांति से उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। फोन के दोनों तरफ इस वक्त इतनी शांति थी कि अहाना और रेहान एक दूसरे की सांसों की आवाज साफ साफ सुन पा रहे थे। अहाना के पुनर्जन्म के बाद ये पहली बार था जब उसे इतना नर्वस फील हो रहा था। इतनी इम्पोर्टेंट बात भली वो कैसे भूल सकती थी कि रेहान ने उसे अपना ये नंबर उसकी पिछली जिंदगी में दिया था, और जब अहाना ने अभी थोड़ी देर पहले उसे कॉल किया तो ये बात उसके दिमाग से बिल्कुल ही निकल चुकी थी। अहाना को समझ ही नहीं आया कि वो रेहान के इस सवाल का क्या जवाब दें। वही दूसरी तरफ रेहान फोन कान से लगाए बाहर कार की विंडो से दिख रहे नज़ारों का मजा ले रहा था। अहाना के चेहरे पर इस वक्त जो एक्सप्रेशंस होंगे वो रेहान बिना उसके सामने गए भी अपने मन में इमेजिन कर सकता था। अचानक ही उसका चेहरा एकदम नर्म पड़ गया और उसके होठों पर एक मुस्कुराहट तैर गई। उसने उन दोनों के बीच की उस अजीब सी खामोशी को तोड़ते हुए कहा, इट्स ओके, अब से अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे इस नंबर पर एक कॉल कर देना। उद्धरण चिन्ह। रेहान की इस बात को सुनकर अहाना थोड़ी बेचैन हो उठी। ये पहली बार नहीं था जब उसने रेहान के मुंह से इन शब्दों को सुना था, बस फर्क सिर्फ इतना था कि उसके पिछले जन्म में जब रेहान ने उससे यह बात कही थी तब उसे लगा कि रेहान बस उससे पोलाइट होकर ये सब कह रहा है। इस पिछले जन्म में अपनी मौत से पहले अहाना बस एक ही बार उसके इस नंबर पर कॉल किया था। हालांकि आज जो कुछ भी हुआ उसे देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कि रेहान इस बार काफी सीरियस था। उसने कई बार अहाना की मदद की थी, भले ही वो सिर्फ 2 बार ही क्यों ना मिले हो। अहाना सोचने लगी कि उसे बार बार इस आदमी को परेशान नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब उसने पहले ही अहाना की काफी बार मदद की थी। इसलिए अहाना ने आउट ऑफ पोलाइटनेस रेहान को जवाब दे दिया, ओके। उद्धरण चिन्ह। फाइनली अहाना के जवाब से खुश होकर रेहान ने कॉल कट कर दिया। उसने अपने बगल में बैठे करण की तरफ देखा जो कि अपनी उत्सुकता भरी नजरों से रेहान को ही देखे जा रहा था। तो रेहान ने अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए पूछा, क्या? उद्धरण चिन्ह। करण ने अपनी ठीडी हथी ऊपर उठाए और रेहान के फोन की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, तो उसे तुम्हारा पर्सनल नंबर कैसे मिला? उद्धरण चिन्ह। रेहान जब अहाना से फोन पर बात कर रहा था तब करण के कान पूरी तरह से खुले हुए थे, मगर फिर भी वो अहाना के साइड की बात नहीं सुन पाया था, इसलिए उसने पता ही नहीं चल पाया कि आखिर अहाना को रेहान का नंबर कहाँ से मिला। रेहान ने अपने होठों के किनारों को हल्का सा ऊपर की ओर मोड़ लिया और फिर अपनी आईब्रो ऊपर उठाकर अचानक ही मुस्कुरा उठा। ऑफ कोर्स उसे अपना ये नंबर मैंने खुद ही दिया था। ये सुनकर करण बिल्कुल निशब्द हो गया। उसने अपनी आवाक नजरों से रेहान को देखा और उससे पूछा, तो फिर तुमने उसे कॉल करके उससे ये क्यों पूछा कि उसे तुम्हारा नंबर कहाँ से मिला? उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर करण ने अपनी शिकायत भरी नजरों से रेहान को देखा और मन ही मन उसे कोसने लगा। मुझे नहीं पता था कि ये आदमी पिछले 1 साल में और भी ज्यादा इरिटेटिंग और अननोइंग हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। मगर तभी करण को कुछ याद आया और वो चौंकते हुए रेहान से बोला, 1 मिनट, तुम अब तक सिर्फ 2 बार अहाना से मिले हो और मैं दोनों ही बार वहां पर मौजूद था, तो अगर तुमने उसे अपना नंबर दिया था तो फिर इस बारे में मुझे कैसे कुछ नहीं पता है? उद्धरण चिन्ह। और सोने पर सुहागा तो ये था कि रेहान ने अहाना को अपना पर्सनल नंबर दिया था जो कि सिर्फ गिने चुने लोगों के पास ही था, जिनमें से अब एक शख्स अहाना भी थी। मगर रेहान ने करने के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया।
उसके चेहरे की चमक और उसके होठों की मुस्कुराहट देखकर करण को उन सभी सोशलाइट्स और एक्ट्रेसेस के लिए मन ही मन काफी बुरा महसूस होने लगा। वही जब करण को ये ख्याल आया कि रेहान आज अहाना के लिए राइडर्स हिल भी जाने को तैयार हो गया था, उसने एक गहरी सांस ली और अपनी टाई ढीली कर ली। तुम्हारे दादाजी ओल्ड मास्टर रायचंद ने मुझे एक ऑर्डर दिया है और वो ये है कि चाहे जो हो जाए, कल जब डॉक्टर राय सिंघानी देहरादून पहुंचेगी तो मैं तुम्हें उनके पास लेकर जाऊं। करण ने अपनी बेबस आवाज में कहा। हालांकि रेहान ने पिछली बार डॉक्टर से मिलने से मना कर दिया था, मगर ओल्ड मास्टर रायचंद भी कुछ कम जिद्दी नहीं थे। उन्होंने डॉक्टर राय सिंघानी से पर्सनली रिक्वेस्ट की कि वो देहरादून आए और करण को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए कि वो किसी भी हालत में रेहान को डॉक्टर राय सिंघानी के पास लेकर जाए। पहले तो करण ने इस बात को ज्यादा सीरियसली लेने का नहीं सोचा था, मगर आज रेहान के साथ राइडर्स हिल में जो हुआ उसके बाद वो काफी परेशान हो गया था। रेहान की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। रेहान ने अपनी आंखें बंद कर अपना सर सीट से टिका लिया और उसकी पतली उंगली उसकी कलाई पर बंधे ब्लैक हेयरबैंड को थपथपाने लगी। अचानक ही एक हल्की सी महक उसके जहन में ताज़ा हो गई। मेरी हेल्थ के बारे में मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर रेहान ने उस ब्लैक हेयरबैंड की तरफ देखा, और शायद मैंने अपनी बीमारी का भी इलाज भी ढूंढ लिया है। उद्धरण चिन्ह। इधर अगली सुबह हाना की निदम अपने भयंकर सपने की वजह से जल्दी खुल गई। ना जाने क्यों कल रेहान से फोन पर बात करने के बाद उसे ये सपना अचानक ही आया था। उसके सपने में उसके पिछले जन्म की यादों के अनगिनत टुकड़े बिना किसी वजह के उसके दिमाग में उमड़ पड़े। हालांकि हाना की निदम सुबह जल्दी खुल गई थी, मगर फिर भी उसके सर में इतना तेज दर्द उठ रहा था कि उसकी बेड से उठने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। उसने अपनी आंखों के कोनों से अपने स्टडी टेबल पर रखे बुक्स के मिनी पहाड़ को देखा, जिसे कल रात उसने अपने बैग से निकाला था। उन बुक्स को देखकर उसका सर दर्द और बढ़ गया। आखिर में हाना ने अपनी किस्मत से हार मान ली और उन बुक्स को दोबारा अपने बैग में रख लिया। मिस्टर रायचंद ने कहा था कि वो रोज मेरा होमवर्क चेक करने भी आएंगे। इस ख्याल के दिमाग में आते ही ईशानी ने अपना सर पकड़ लिया। मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल, क्लास 12, सेक्शन ए। अहाना और साक्षी ने एक के बाद एक जैसे ही क्लासरूम में एंटर किया, वैसे ही पूरी क्लास एकदम से शांत हो गई। अहाना अपनी अलॉट की गई सीट पर आकर बैठ गई। उसने अपने बैग को अपने डेस्क के नीचे रखने की कोशिश की, मगर तभी उसे डेस्क के अंदर कुछ महसूस हुआ। उसने चौंक कर अपने डेस्क के नीचे देखा और अपना हाथ बढ़ाकर अपने डेस्क को टटोलने लगी। अचानक ही उसके हाथ में कुछ लव लेटर्स और चॉकलेट्स आ गई। चैप्टर 23, न्यू स्कूल ब्यूटी, मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल, क्लास 12, सेक्शन ए। अहाना और साक्षी ने एक के बाद एक जैसे ही क्लासरूम में एंटर किया, वैसे ही पूरी क्लास एकदम से शांत हो गई। अहाना अपनी अलॉट की गई सीट पर आकर बैठ गई। उसने अपने बैग को अपने डेस्क के नीचे रखने की कोशिश की, मगर तभी उसे डेस्क के अंदर कुछ महसूस हुआ। उसने चौंक कर अपने डेस्क के नीचे देखा और अपना हाथ बढ़ाकर अपने डेस्क को टटोलने लगी, और अचानक ही उसके हाथ में कुछ लव लेटर्स और चॉकलेट्स आ गई। अहाना ने बेहद शांति से अपने डेस्क के नीचे मौजूद उन लव लेटर्स के ढेर को देखा। ये नज़ारा काफी कलरफुल था। वहां हर कलर के लेटर्स मौजूद थे, जैसे ब्लू, पिकम और येलो। अहाना को लगा जैसे उसके डेस्क के नीचे किसी ने रेनबो रख दिया हो। वो अपनी सीट से उठी और उन सभी लव लेटर्स को चुपचाप डस्टबिन में फेंक दिया। फिर उसने अपने बैग को आराम से अपने डेस्क के नीचे रखा और अपनी किताबें निकालकर ऊपर रख दी। ऑल इन वन फिजिक्स, 30 सेट्स ऑफ पास्ट फिजिक्स क्वेश्चन पेपर्स, ए रिलीज। इन सभी बुक्स को अहाना के डेस्क पर देखकर बाकी के स्टूडेंट्स एक दूसरे का मुंह तकने लगे। क्या अहाना की तरह सभी न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को लेकर इतने सीरियस और मेहनती थे? उद्धरण चिन्ह। अहाना ने सभी लव लेटर्स को बिना पढ़े, बिना खोले ही डस्टबिन में फेंक दिया था, और अब उन लेटर्स की जगह उसकी इन किताबों ने ले ली थी। मुझे इस चीज की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ऐसा लगता है जैसे हमारी इस न्यू क्लासमेट का ध्यान उन लवी डवी बातों और लव लेटर्स से ज्यादा पढ़ाई पर है। निश्चित रूप से ये लड़की बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग है, रोहन ने अपने मजाकिया लहजे में कहा। उसने अपनी नजरें अपने बगल में बैठे युवराज की तरफ घुमाई और अपनी आंखों को मटकाते हुए कहा, वैसे युवी भाई, क्या आपने इस नए स्टूडेंट से बात की थी जब आप उसके साथ कल किताबें लेने गए थे? उद्धरण चिन्ह। मगर युवराज ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था, क्योंकि उसे रोहन की कही हुई किसी भी बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। रोहन को तो वैसे भी युवराज से जवाब मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसने दोनों हाथों को अपने सर के पीछे रखा और अपनी सीट पर टिकते हुए बोला, वैसे स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का और सबसे खूबसूरत लड़की अब हमारे क्लास में है। ये तो आगे चलकर और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कुशल तुरंत रोहन की तरफ पलटते हुए बोला, तुम बकवास कर रहे हो, हमारी क्लास की सबसे सुंदर लड़की हमेशा से साक्षी ही रही है। इतना कहकर उसने अपने सामने बैठी साक्षी को देखा और मुस्कुरा दिया। रोहन ने कुशल की बात सुनी, मगर उससे कुछ कहा नहीं।
वो बस मुस्कुराते हुए अपनी तिरछी नजरों से अहाना को देखे जा रहा था। साक्षी इस स्कूल की सबसे सुंदर लड़की हुआ करती थी, मगर अब उसकी इस पोजीशन पर अहाना ने कब्जा कर लिया था। जाहिर सी बात थी कि अहाना के मॉडर्न पब्लिक में आने के बाद अब यहाँ चीजें पहले जैसी नहीं रह गई थी। हॉनला की ये खूबसूरत लड़की अपने स्कूल के पहले दिन ही एक स्टूडेंट को सीढ़ियों से लगभग नीचे धकेलने के लिए बदनाम हो चुकी थी, लेकिन उसकी इस बेदाग खूबसूरती ने उसकी इस खराब रेपुटेशन पर भी जीत हासिल कर ली थी, जिससे कि वह अब स्कूल में लगभग आधे से ज्यादा लड़कों की आंखों का तारा बन गई थी। अहाना के डेस्क के नीचे से निकला वो लव लेटर्स का भंडार उसकी स्कूल में बढ़ती पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा सबूत था। साक्षी का पॉपुलैरिटी लेवल तो अब अहाना के आसपास भी नहीं था। साक्षी, कुशल ने साक्षी को पुकारा। साक्षी ने पलटकर देखा तो कुशल ने एक्साइटेड होते हुए उसे 2 पेपर शीट सौंप दी और कहा, मैंने पूरी अपोलॉजी रिपोर्ट लिख दी है। उद्धरण चिन्ह, उसने पूरे 1500 शब्दों की अपोलॉजी रिपोर्ट लिखी थी और अब उसका हाथ भी हल्का हल्का दर्द करने लगा था। उद्धरण चिन्ह, उस अपोलॉजी रिपोर्ट को देखते ही साक्षी के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए और उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। वही रोहन ने ये नज़ारा देखकर अपनी आंखें घुमा ली। कुशल के इमोशनल इंटेलिजेंस को देखते हुए इस बात में कोई शक नहीं था कि वो इतने सालों के बाद भी अब तक साक्षी का दिल नहीं जीत पाया था। इनफैक्ट उसे तो शुक्र मनाना चाहिए कि साक्षी ने उसे अभी तक थप्पड़ नहीं मारा है। साक्षी ने तुरंत अपने इमोशंस पर कंट्रोल किया और एक नकली मुस्कुराहट अपने होठों पर लाते हुए धीरे से बोली, थैंक्स कुशल, पर शायद तुमने इसे अहाना दी के लिए लिखा है, तो तुम्हें इस अपोलॉजी रिपोर्ट को उन्हें ही देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, आखिरकार साक्षी के फोर्स्ड और टेंस्ड एक्सप्रेशंस देखकर कुशल को एहसास हुआ कि साक्षी का मूड आज कुछ ठीक नहीं था। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी उभर आए थे। कुशल ने एम्बैरस होते हुए अपना सर खुजाया और बोला, आह, ओह, ठीक है, लेकिन साक्षी क्या तुम रात भर ठीक से सोई नहीं हो? क्या तुम्हें नेशनल पेंटिंग कंपटीशन का टेंशन है, क्योंकि उसका फाइनल राउंड पास आ रहा है? ये सुनकर साक्षी अपना सर धीरे से ना में हिलाते हुए बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस रात में ठीक से नींद नहीं आई। उद्धरण चिन्ह, ओह, कुशल धीरे से बुदबुदाया और खामोश हो गया। वो साक्षी को और परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा। वो अपनी सीट से उठा और अहाना की सीट की तरफ बढ़ गया। हियर यू गो, इतना कहकर उसने अपोलॉजी रिपोर्ट ईशानी के सामने उसके डेस्क पर रख दी। अहाना ने वो पेपर शीट्स उठाए और पूरी अपोलॉजी रिपोर्ट को एक आखिरी बार चेक करने लगी। असल में कुशल को अपोलॉजी रिपोर्ट लिखने का काफी एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसने कई बार खुद के लिए भी अपोलॉजी रिपोर्ट लिखी थी, जिस वजह से वो अब अपोलॉजी रिपोर्ट लिखने में माहिर हो गया था। पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद अहाना ने अपना सर हिलाया और धीरे से बोली, नॉट बैड। उद्धरण चिन्ह, ये सुनकर कुशल ने गर्व से अपनी बाहें उचकाए और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। ऑफ कोर्स, मैं इस काम में काफी एक्सपर्ट हूँ, उसने अपनी घमंड भरी आवाज में कहा तो अहाना और बाकी सभी निशब्द हो गए। ये कोई गर्व करने वाली बात तो नहीं थी। अहाना को समझ ही नहीं आया कि वह क्या कहे। वही रोहन ने तो कुशल से अपनी नजरें ही फेर ली, वो अब इस कुशल की बेवकूफी भरी हरकतें और नहीं देख सकता था। अहाना अपनी सीट से उठी और अपनी अपोलॉजी रिपोर्ट सबमिट करने स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस की तरफ बढ़ गई। स्टूडेंट्स काउंसिल ऑफिस, मेहता सर ने अहाना की सबमिट की हुई अपोलॉजी रिपोर्ट को देखा और फिर उसके पिछले दिन स्कोर किए गए फुल मार्क्स वाले टेस्ट पेपर के बारे में सोचकर उनकी भौहें टेढ़ी हो गई। आखिर में उन्होंने अहाना के जीनियस दिमाग के सामने हार मान ली। ठीक है, ये अच्छी बात है कि तुमने अपनी गलती मान ली है, मगर ध्यान रहे अहाना की अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, मेहता सर ने कहा तो अहाना ने अपना सर बस हाँ में हिला दिया। अपने सामने खड़ी इस पतली दुबली लड़की को देखकर मेहता सर को वो अफवाहें और ताने याद आ गए जो उन्होंने कल सुने थे। हालांकि अहाना की नीली और साफ आंखों को देखकर उन्हें लगा जैसे उनकी चिता बेवजह थी। उनके सामने खड़ी ये लड़की उनकी सोच से भी ज्यादा हिम्मत वाली और निडर थी। वह एक बहुत ही समझदार लड़की थी और अपना अच्छा बुरा समझती थी। मेहता सर ने एक गहरी आह भरी और अपना हाथ हवा में लहराते हुए बोले, जाओ, अब अपनी क्लास में वापस जाओ। ये सुनकर अहाना वहां से चली गई। क्लास में जाते वक्त अहाना के फोन पर एक मैसेज आया। ये मैसेज उसके बैंक से था। शाहिद ने उसके बैंक में शर्ट के पैसे ट्रांसफर कर दिए थे। अहाना ने अपना बैंक बैलेंस देखा और फिर अपने दिमाग में थोड़ी कैलकुलेशन करने के बाद वह ये जानकर काफी खुश हुई कि अभी कुछ वक्त के लिए वो बचे हुए पैसों के साथ आराम से रह सकती थी। मोनिक का पहला पीरियड मैथ्स का था। मैथ्स की टीचर मिसेस सुदेशना मूर्ति लगभग 40 साल की एक अधेड़ उम्र की महिला थी। पिछली क्लास में मिस सुदेशना एक पुराना टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रही थी, जो कि सिर्फ आधा ही हुआ था और बाकी का वो इस क्लास में कंटिन्यू करने वाली थी। मिस सुदेशना ने क्लास में आते ही टेस्ट पेपर सॉल्व करवाना शुरू कर दिया था। अहाना ने भी कल इस टेस्ट पेपर की एक कॉपी युवराज से मांग ली थी
मगर उसने अभी तक उस पेपर को कंप्लीट नहीं किया था, क्योंकि वो रेहान के दिए हुए वर्कशीट्स कंप्लीट करने में बिजी थी। अपनी वर्कशीट्स कंप्लीट करने के बाद उसने अपने डेस्क के नीचे से एक बुक निकाल ली। उसने अपना ब्लैक बॉल पेन उठाया और उस बुक में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगी। बुक का पहला सेक्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से भरा हुआ था, जो बेसिक फिजिक्स की थियरी पर बेस्ड थे। अहाना पहले क्वेश्चन को पढ़ा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में था, और उसे ध्यान से पढ़ने के बाद उसने अपना 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन पर अपना आंसर मार्क कर दिया। वो तेजी से बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने लगी और देखते ही उसने लगभग पूरा पहला पेज कंप्लीट कर दिया। उसने जैसे ही दूसरा पन्ना पलटा, वैसे ही मिस सुदेशना की नजर अहाना पर पड़ी। मिस सुदेशना क्लास में आने के बाद से ही कोने में बैठी इस न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट को नोटिस कर रही थी। उसने स्कूल में एडमिशन लेते ही कल पहले दिन ही काफी लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। अहाना के बारे में उसने ये सुना था कि वह एक एवरेज स्टूडेंट थी, मगर बेदी परिवार के सपोर्ट की वजह से उसे सेक्शन ए में एडमिशन दिया गया था। मिस सुदेशना को इस तरह के स्टूडेंट सबसे ज्यादा नापसंद थे, जो पढ़ाई में तो अच्छे नहीं होते थे, मगर अपने परिवार के सपोर्ट की वजह से हर जगह पर आगे निकल जाते थे। सेक्शन ए कोई मामूली क्लास नहीं थी। मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल के सबसे जीनियर स्टूडेंट सेक्शन ए में पाए जाते थे। ऐसे में अहाना जैसी एवरेज स्टूडेंट का सेक्शन ए में होना क्लास के ओवरऑल एवरेज रिजल्ट को कम भी कर सकता था। मेहता सर ने ईशानी के एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट को अभी तक स्कूल में पब्लिकली अनाउंस नहीं किया था। उन्होंने आज एक छोटी सी मीटिंग अरेंज करवाकर सभी टीचर्स को अहाना के बारे में बताने का सोचा था, जिसके बारे में मिस सुदेशना को अभी तक कोई भी आइडिया नहीं था। अहाना के डेस्क पर फिजिक्स बुक खुली देखकर मिस सुदेशना ने अपने लेक्चर को बीच में ही रोक दिया। अहाना, यहाँ आओ और ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं हमें बताओ, मिस सुदेशना ने अचानक ही कहा, जिसे सुनकर पूरी क्लास में एकदम से सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने पलटकर अहाना को देखा, जो बिल्कुल शांत थी। मिस सुदेशना मुस्कुराए और उन्होंने अपने हाथ में पकड़े मार्कर को सामने टेबल पर पटक दिया। क्योंकि तुम मैथ्स की क्लास में फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हो, तो तुम्हें जरूर इन सभी मैथ्स के क्वेश्चंस की सॉल्यूशन जरूर पता होगी, इसलिए आओ और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, मिस सुदेशना ने अपनी तंज भरी आवाज में कहा, जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट्स ने अपनी सांसें रोक ली। हर कोई जानता था कि मिस सुदेशना को अपनी क्लास में ध्यान ना देने वाले स्टूडेंट से सख्त चिढ़ थी। इसलिए अगर किसी स्टूडेंट को मैथ्स पसंद ना भी हो, मगर फिर भी वो मिस सुदेशना की क्लास में ध्यान देने की पूरी कोशिश करता था। मिस सुदेशना की क्लास में फिजिक्स की बुक खोलकर ईशानी ने अपने लिए ही कब्र खोद ली थी। अहाना अपनी सीट से उठी और उसने बहुत ही शांति से पूछा, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसने ये सवाल बस इसलिए पूछा था क्योंकि उसे सच में नहीं पता था कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। हालांकि मिस सुदेशना को ऐसा लगा जैसे अहाना ये सवाल पूछकर उनकी सबके सामने इंसल्ट कर रही है, और उनके चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा झलक आया। क्लास के माहौल को गर्म होते हुए देखकर रोहन अपनी सीट पर झुक गया और मुस्कुराते हुए बोला, मिस सुदेशना, अहाना एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है और उसने कल ही क्लास में एडमिशन लिया है, इसलिए उसने पिछले मंथली टेस्ट में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था और उसके पास टेस्ट पेपर की कॉपी भी नहीं है। ये सुनकर मिस सुदेशना का गुस्सा और भी बढ़ गया, क्योंकि मिस सुदेशना की राय में देहरादून मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल के हर स्टूडेंट को एक सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर की तरह होना चाहिए, ना कि बहाने मारने वाले कामचोर की तरह। तुम्हें पता था ना अहाना कि हम इस क्लास में पिछले मंथली टेस्ट के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, तो फिर तुमने पहले ही पेपर की एक एक्स्ट्रा कॉपी किसी से मांगकर क्लास से पहले पेपर सॉल्व करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या तुम इंतजार कर रही थी कि कोई तुम्हें बैठे बिठाए सब कुछ लाकर दे दे? अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड है पढ़ाई को लेकर, तो बेहतर होगा कि तुम पढ़ाई छोड़ दो। मिस सुदेशना की बात खत्म होते ही पूरी क्लास में एक बार फिर भयानक सन्नाटा छा गया। अगर अहाना की जगह कोई और लड़की होती, तो शायद मिस सुदेशना से यूं पूरी क्लास के सामने डांट खाने पर पक्का शर्मिंदा हो जाती, मगर अहाना तो अभी भी बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे मिस सुदेशना की डांट से कोई फर्क ही ना पड़ा हो। रोहन ने अहाना की तरफ एक पेपर बढ़ाया और जोर से खांसते हुए बोला, मिस सुदेशना चाहती है कि तुम ये 31 नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। उद्धरण चिन्ह। हालांकि उसकी सीट और अहाना की सीट के बीच स्टूडेंट्स की एक और रो थी, मगर फिर भी वो अहाना की तरफ अपना पेपर बढ़ाने में कामयाब रहा। वही युवराज ने रोहन पर एक ठंडी नजर डाली और फिर सामने की तरफ देखने लगा। ये युवराज का टेस्ट पेपर था जो रोहन ने अहाना को दिखाया था। वही युवराज की ठंडक नजरों को महसूस कर रोहन अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए उससे बोला, युवी, हमें अपने न्यू क्लासमेट की मदद करनी चाहिए। अगर तुम एक बेचारी लड़की को मिस सुदेशना के टॉर्चर से भी नहीं बचा पाए, तो फिर क्या फायदा तुम्हारे स्कूल टॉपर होने का।
उद्धरण चिन्ह। इसीलिए रोहन ने अहाना को युवराज का पेपर दिखाया था ताकि वो क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर भी देख सके और मिस सुदेशना की डांट से बच जाए। अहाना ने अपनी नीली आंखों को झुकाकर उस टेस्ट पर लिखी साफ लिखावट को देखा और उसने तुरंत ही अपनी नजरें फेर ली और बिना मुड़े सामने बोर्ड की तरफ बढ़ गई। उसकी इस हरकत पर रोहन हैरानी से उसे देखने लगा। हे उद्धरण चिन्ह। पेपर पर साफ साफ हैंडराइटिंग में सॉल्यूशन लिखा हुआ है। उसे बोर्ड की तरफ जाने से पहले एक बार ठीक से सॉल्यूशन देखना चाहिए था, मगर अहाना तो सिर्फ क्वेश्चन देखकर ही आगे बढ़ गई थी। इधर अहाना बोर्ड के पास आए, उसने टेबल पर पड़ा मार्कर पेन उठाया और बोर्ड पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखना शुरू भी कर दिया। उसका हाथ तेजी से बोर्ड पर चल रहा था और इस वक्त पूरी क्लास में एक भयंकर सन्नाटा फैला हुआ था। उसने कुछ ही समय में पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, मगर वो यहाँ पर ही नहीं रुकी। वही रोहन ये देखकर युवराज की तरफ झुका और उसके पेपर में देखते हुए बोला, 1 मिनट युवी, ये 3rd क्वेश्चन तो तुमने भी सॉल्व नहीं किया है, तो फिर अहाना कैसे? इतना कहते हुए वो अचानक ही रुक गया और हैरानी से बोर्ड की तरफ देखने लगा। चैप्टर 24, गेट आउट ऑफ माई क्लास। अहाना को पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आखिर वाला 3rd क्वेश्चन भी सॉल्व करते हुए देखकर रोहन तुरंत युवराज की तरफ झुका और उसके पेपर में देखते हुए बोला, 1 मिनट युवी, ये 3rd क्वेश्चन तो तुमने भी सॉल्व नहीं किया है, तो फिर अहाना कैसे? इतना कहते हुए वो अचानक ही रुक गया और हैरानी से बोर्ड की तरफ देखने लगा। रोहन की इस बात पर युवराज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से अपनी नजरें उठाई और उसकी आंखें सामने खड़ी अहाना पर जम गई। उसने पहली बार अहाना को इतने ध्यान से देखा था। फाइनली 3rd क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अहाना रुक गई। उसने मिस सुदेशना की तरफ देखा और बोली, मिस सुदेशना, इट्स डन। इतना कहकर उसने मार्कर पेन वापस टेबल पर रख दिया। जब मिस सुदेशना ने व्हाइट बोर्ड पर लिखे सॉल्यूशंस को देखा तो एक पल के लिए वो भी अपनी जगह पर ही जम गई और उनकी आंखें बोर्ड पर टिक गई। ये 3 क्वेश्चंस जो अहाना ने अभी अभी सॉल्व किए थे, ये पूरे टेस्ट पेपर के सबसे टफ क्वेश्चंस थे। पूरे 12th स्टैंडर्ड में सिर्फ एक युवराज ही था जो पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व कर पाया था, मगर जो आखिरी वाला क्वेश्चन था उसे तो युवराज ने भी सॉल्व नहीं किया था और बाकी के स्टूडेंट्स तो 3 में से एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए थे। मगर अहाना ने उन तीनों ही क्वेश्चंस को बेहद आसानी से सॉल्व कर दिया था। आखिर उसने ये कैसे किया? उद्धरण चिन्ह। संजना साक्षी की तरफ झुकी और उसके कान में फूसफूसाते हुए बोली, साक्षी, मुझे तो लगता है कि इसने सिर्फ बोर्ड पर बकवास ही लिखा है। मैंने सुना है कि हमारे पूरे 12th स्टैंडर्ड में किसी को भी इस सेक्शन डी वाले 3 क्वेश्चंस में फुल मार्क्स नहीं मिले हैं, तो फिर भला वो गवार लड़की इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकती है? उद्धरण चिन्ह। हौनला की संजना भी 12th स्टैंडर्ड के सेक्शन ए में ही थी, मगर उसके मार्क्स पूरे सेक्शन ए में सबसे कम थे और खासकर मैथ्स में। संजना की बात सुनकर साक्षी ने अपने पेपर की तरफ देखा। उसने भी इस क्वेश्चन के नीचे सिर्फ फॉर्मूला लिखकर छोड़ दिया था और भला अहाना उससे ज्यादा स्मार्ट कैसे हो सकती थी? ये सोचकर साक्षी ने जैसे ही संजना की बातों पर अपना सर हाँ में हिलाना चाहा कि तभी उसकी नजर बोर्ड पर लिखे सॉल्यूशंस पर पड़ी और उन्हें देखते ही उसकी नजरें बोर्ड पर ही जम गई। ओह, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस लास्ट वाले क्वेश्चन को इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। रोहन ने बोर्ड की तरफ देखते हुए कहा। वो क्लास के सबसे स्मार्ट बच्चों में से एक था। रोहन हमेशा से सेक्शन ए में टॉप 10 स्टूडेंट्स में से एक रहा था। सामने बोर्ड पर लिखे सिंपल और सटीक सॉल्यूशन को देखकर रोहन को एहसास हुआ कि अहाना वैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी जैसी अफवाहें उसके बारे में फैलाई गई थी। किसने कहा कि वो एक एवरेज स्टूडेंट है? रोहन सच में उस बेवकूफ लोगों को पकड़कर पिटना चाहता था जो अहाना के बारे में झूठी अफवाहें फैला रहे थे। अहाना का सॉल्यूशन भले ही अप टू द पॉइंट था, मगर जो लोग मैथ्स में थोड़े वीक थे उन्हें ये सॉल्यूशन समझने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता था। मगर रोहन के साथ ऐसा नहीं था। वो एक मैथमेटिक्स जीनियस था और मैथ्स उसका फेवरेट सब्जेक्ट था, इसलिए वो अहाना के सॉल्यूशन को देखते ही समझ गया था। रोहन की बात को सुनकर साक्षी ने भी अपने शब्दों को वापस निगल लिया। वही मिस सुदेशना भी अहाना के सिंपल और सटीक सॉल्यूशन को देखकर निशब्द हो चुकी थी। उन्होंने अहाना की तरफ देखा और अचानक ही पूछ लिया, क्या तुमने ये क्वेश्चंस पहले सॉल्व किए हैं? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि अगर उसने तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस इतनी आसानी से बोर्ड पर लिख दिए थे तो इसका सिर्फ एक ही मतलब बनता था और वो ये कि अहाना ने जरूर इन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व किया होगा। अहाना मिस सुदेशना का सवाल सुनकर बेहद शांति से बोली, सेम टू सेम तो नहीं, पर हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले कहीं देखा हो। ये सुनकर मिस सुदेशना के चेहरे के सख्त भाव थोड़े नरम पड़ गए। उन्होंने हल्के हाथ से अपना टेबल थपथपाया और बोली, जब चीजों को सीखने की बात आती है तो किसी भी स्टूडेंट को ज्यादा एरोगेंट या घमंडी नहीं होना चाहिए। कोइंसिडेंटली तुम इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जानती हो, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है तुम क्लास में ध्यान ही नहीं दोगी।
क्या तुम्हें लगता है कि फाइनल एग्जाम्स में भी तुम इतनी ही लकी होगी जितनी कि आज हो? उद्धरण चिन्ह। मिस सुदेशना समझ चुकी थी कि अहाना एक मैथमेटिक्स जीनियस है, वरना वो इस एडवांस मैथमेटिक्स क्लास के क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं कर पाती, फिर चाहे उसने ये क्वेश्चन पहले कितनी भी बार क्यों ना देखा हो। मगर वो फिर भी अहाना से नाराज थी, क्योंकि उसने पूरी क्लास से सामने उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया था। अहाना जैसे स्टूडेंट्स भले ही कितने भी जीनियस क्यों ना हो, मगर उनका घमंड और अहंकार उन्हें एक ना एक दिन ले ही डूबता है, ऐसा मिस सुदेशना का मानना था। मिस सुदेशना को मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल में पढ़ाते हुए 10 साल से भी ज्यादा समय हो चुका था, और वो पूरे स्कूल में अपने स्ट्रिक्ट बिहेवियर और अनचेंजेबल रूल्स के लिए जानी जाती थी। भले ही अहाना इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कामयाब रही थी, मगर फिर भी उसने मिस सुदेशना की क्लास में ध्यान न देकर उनके रूल को तोड़ा था, और इसके लिए मिस सुदेशना अहाना को पनिश कर सकती थी। अपनी पूरी भड़ास अहाना पर निकालने के बाद मिस सुदेशना अब थोड़ी शांत हो चुकी थी। अब जाकर अपनी सीट पर बैठो, और हाँ, कल इस पूरे टेस्ट पेपर को तुम 10 बार सॉल्व करके लेकर आओगी। मिस सुदेशना ने अहाना को उसकी पनिशमेंट सुनाते हुए कहा। मगर अहाना अपनी जगह से नहीं हिली। उसने मिस सुदेशना की तरफ अपनी लापरवाही भरी नजरों से देखा और शांति से बोली, मिस सुदेशना, आप मुझे पनिश कर सकती है, मगर किस बेसिस पर? उद्धरण चिन्ह। अहाना की बात सुनकर मिस सुदेशना कुछ पल के लिए हैरान रह गई। जाहिर सी बात थी कि उन्हें अहाना से इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। अचानक ही वो गुस्से से हंस पड़ी। वो तुम थी जिसने मेरी क्लास में ध्यान नहीं दिया, और मैथ्स की क्लास में तुम फिजिक्स की बुक खोलकर बैठी थी। क्या तुम्हें लगता है कि इसके बावजूद भी तुम मुझसे सवाल जवाब करने का हक रखती हो? मिस सुदेशना ने हल्के गुस्से में कहा। उनकी इस बात पर अहाना ने बेहद शांति से उन्हें जवाब दिया, मगर मैंने किसी भी तरह से क्लास को डिस्टर्ब नहीं किया है। मैं शांति से बैठकर अपना काम कर रही थी, और तो और मुझे आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा था, उन्हें भी मैंने करेक्टली सॉल्व किया है, तो फिर आप मुझे कैसे पनिश कर सकती है? उद्धरण चिन्ह। अहाना ने स्कूल का कोई भी रूल नहीं तोड़ा था, इसलिए चाहे जो हो जाए वो ये पनिशमेंट किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करने वाली थी। अहाना और मिस सुदेशना के बीच की बहस को सुनकर पूरे क्लासरूम में घनघोर सन्नाटा छा गया। कुशल और बाकी के स्टूडेंट्स भी अहाना को तरस भरी नजरों से देखने लगे। उन सभी को लग रहा था जैसे कि अहाना का दिमाग सच में फिर गया है, तभी तो वो मिस सुदेशना से बहस कर रही थी। क्या उसे डर नहीं था कि मिस सुदेशना आने वाले दिनों में उसका मैथ्स की क्लास में बैठना मुश्किल कर देगी? क्या वो सच में पूरी क्लास के सामने मिस सुदेशना जैसी स्ट्रिक्ट टीचर को चैलेंज कर रही थी? उद्धरण चिन्ह। बूम। इस आवाज के साथ सभी का ध्यान दोबारा मिस सुदेशना की तरफ चला गया। उन्होंने जोर से टेबल पर अपना हाथ मारा और अपनी उंगली से क्लासरूम के दरवाजे की तरफ पॉइंट करते हुए ईशानी से बोली, तुम बदतमीज लड़की, जाओ और जाकर क्लास के बाहर खड़ी हो जाओ। तुम्हें लगता है ना कि तुम बहुत जीनियस हो, तो अब से तुम्हें मेरी क्लास अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसी ओवरस्मार्ट स्टूडेंट को शायद मैं भी नहीं पढ़ा पाऊंगी, इसलिए तुम दोबारा कभी मुझे मेरी क्लास में नजर मत आ जाना। मिस सुदेशना की आवाज इस वक्त काफी तेज और गुस्से भरी थी। उन्होंने सोचा कि उनके अहाना को क्लास से बाहर निकालने वाली बात पर अब तो अहाना जरूर हार मान लेगी, मगर मिस सुदेशना की सोच से बिल्कुल उलट। अहाना ने अपनी स्पष्ट और गहरी नजरों से मिस सुदेशना की तरफ देखा और फिर कुछ पल बाद धीरे से अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, फाइन, जैसा आपको ठीक लगे। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर अहाना पलटी और सीधा क्लासरूम से बाहर निकल गई, मगर जाते जाते वो अपने पीछे से क्लासरूम का दरवाजा बंद करना नहीं भूली। मिस सुदेशना और अहाना के बीच छिड़ी इस पूरी बहस का एंड रिजल्ट सबकी सोच से बिल्कुल अलग और चौंका देने वाला था। जब मिस सुदेशना ने क्लासरूम के उस बंद दरवाजे की तरफ देखा तो उनका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। आखिर ये कैसी स्टूडेंट थी, इतनी बदतमीज और जिद्दी? उद्धरण चिन्ह। मगर मिस सुदेशना ने भी मन ही मन ठान लिया था कि वो अहाना को सबक सिखाकर ही रहेगी। वो भी अपनी आंखों से ये देखने के लिए बेताब थी कि आखिर अहाना कब तक अपनी जिद पर अड़ी रहती है और कब तक उनकी क्लास अटेंड नहीं करती है। मगर अपने गुस्से में मिस सुदेशना ये भूल गई थी कि उन्होंने खुद ही अहाना को अपनी क्लास से बाहर निकाला था। वही दूसरी तरफ संजना को तो ये सब देखकर काफी मजा आ रहा था, क्योंकि जितनी घमंडी और तेज जबान की वो गवार लड़की थी, उस हिसाब से तो उसके साथ ऐसा होना तय था, और देखो आज उसने मिस सुदेशना को भी ऑफेंड कर दिया था। हालांकि साक्षी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि आखिरकार उसे बोर्ड पर अहाना का लिखा हुआ सॉल्यूशन समझ में आ गया था। वह कुछ सेकंड के लिए खामोशी से खिड़की के बाहर देखने लगी। उसके हिसाब से अहाना एक एवरेज स्टूडेंट थी, और इस बात को ध्यान में रखते हुए अहाना को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पता नहीं होना चाहिए था, तो फिर उसने इस क्वेश्चन को आखिर सॉल्व कर कैसे लिया? क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट तो जनरली इस तरह का एडवांस क्वेश्चन देखकर उसे तुरंत स्किप कर देता था। तो फिर अहाना ने ऐसा क्यों नहीं किया? आखिर क्यों उसने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया? उसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आखिर कैसे पता चला?
ऐसे कई सवाल साक्षी के दिमाग में घूमने लगे। इधर अहाना को मिस सुदेशना द्वारा क्लास से बाहर निकाले जाने वाली खबर जंगल में लगी आग की तरह बड़ी ही तेजी से एक बार फिर पूरे स्कूल में फैल चुकी थी। जल्द ही बाकी की क्लासेस से कई स्टूडेंट सेक्शन ए की क्लास के बाहर कॉरिडोर में जमा होने लगे और उन्होंने देखा कि अहाना सचमुच क्लास के बाहर अकेली खड़ी थी। मुझे नहीं पता था कि ये न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट इतनी ज्यादा गट्सी होगी, जो इसने मिस सुदेशना जैसी स्ट्रिक्ट टीचर के क्लास में ध्यान नहीं दिया। क्या इसे पता नहीं है कि मिस सुदेशना को अपनी क्लास में ध्यान ना देने वाले बच्चों से बहुत चिढ़ है? एक स्टूडेंट ने कहा, तो दूसरा स्टूडेंट उससे बोला, मुझे नहीं लगता कि उसने ऐसा कुछ किया है। मैंने तो ये सुना है कि वो मैथ्स की क्लास में फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए पकड़ी गई थी, इसलिए मिस सुदेशना ने उसे पनिश किया है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर एक तीसरी फीमेल स्टूडेंट उन दोनों से बोली, तुम लोगों को तो कुछ भी नहीं पता है। असल में तो मिस सुदेशना ने उसे एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा था, जिसका आंसर पूरे सीनियर सेक्शन में कोई भी नहीं दे पाया था, मगर अहाना ने उस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर दिया और ये देखकर मिस सुदेशना ने भी उसे लगभग माफ कर ही दिया था। मगर जब उन्होंने अहाना को पनिशमेंट के तौर पर पूरे टेस्ट पेपर को 10 बार सॉल्व करके लाने के लिए कहा, तो अहाना ने उनकी बात को सिरे से नकार दिया, जिस वजह से मिस सुदेशना और भी ज्यादा नाराज हो गई और उन्होंने अहाना को सीधा क्लास से ही बाहर निकाल दिया। ये सुनकर एक दूसरी फीमेल स्टूडेंट हैरानी से बोली, बिल्कुल नहीं, तुम मजाक कर रही हो ना? क्या वो सच में उस लास्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानती थी? मैंने तो सुना है कि खुद युवराज भी उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया था। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर एक लड़का तुरंत बोल पड़ा, ये फिलहाल जरूर नहीं है, अभी तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अहाना ने मिस सुदेशना को बहुत बुरी तरह से नाराज कर दिया है, इसलिए उन्होंने अहाना को पूरी क्लास के सामने अपने लेक्चर में बैठने से मना कर दिया है। अब से अहाना शायद कभी मिस सुदेशना की क्लास को अटेंड नहीं कर पाएगी। उद्धरण चिन्ह। अहाना 2 ही दिन में दोबारा मॉडर्न स्कूल के स्टूडेंट्स के बीच डिस्कशन का टॉपिक बन चुकी थी। सबके कमेंट्स और डिस्कशन को अहाना भी सुन पा रही थी, मगर वो फिर भी बेहद शांत थी। वो पीछे क्लासरूम की दीवार से टिककर आराम से खड़ी हो गई और अपना एक हाथ अपने पैंट की पॉकेट में डाले दूसरे हाथ से अपना फोन स्क्रॉल करने लगी। उसे अब लोगों की बातों से फर्क पड़ना बंद हो गया था। अहाना के पिछले जन्म में भी मिस सुदेशना ने उसे कभी पसंद नहीं किया था, और क्योंकि साक्षी की वजह से अहाना को जानबूझकर एक एवरेज स्टूडेंट बनकर रहना पड़ता था, इस वजह से मिस सुदेशना हमेशा उसे किसी ना किसी बहाने से डांटकर पूरी क्लास के सामने शर्मिंदा करती रहती थी। अहाना ने सोच लिया था कि इस बार वो ऐसा कुछ भी होने नहीं देगी। उसे जब भगवान ने दूसरा मौका दिया ही है तो वो अपनी जिंदगी की भी एक नए सिरे से शुरुआत करेगी। उसे लगा था कि शायद इस बार तो मिस सुदेशना उस पर ध्यान नहीं देगी और वो दोनों ही एक दूसरे से दूर रहेंगे, मगर शायद मिस सुदेशना अहाना के ख्यालों से सहमत नहीं थी। असल में सच तो ये था कि कुछ चीजें कभी बदल ही नहीं सकती थी, जैसे कि मिस सुदेशना और अहाना के बीच की ये कोल्ड वॉर जो उसके पिछले जन्म से चलती आ रही थी। मगर इस बार इस कोल्ड वॉर का अंत अहाना खुद ही करने वाली थी। उसकी पिछली जिंदगी में मिस सुदेशना ने उसका क्लास में बैठना तक मुश्किल कर दिया था, मगर इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। अहाना। अचानक ही अपना नाम सुनकर अहाना अपने ख्यालों से बाहर आ गई। उसने उस आवाज की तरफ देखा तो पाया कि आरव सर तेजी से भागते हुए उसकी तरफ ही आ रहे थे। असल में आरव जैसे ही स्कूल पहुंचा उसे वैसे ही मिस सुदेशना और अहाना के बीच हुई बहस के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो तुरंत अहाना को ढूंढते हुए आ गया। सामने कॉरिडोर पर सूरज की किरणें पड़ रही थी और मौसम भी हल्का गर्म हो चुका था, मगर अहाना फिर भी कॉरिडोर में बेहद शांति से खड़ी थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कि उसकी गहरी खामोशी के पीछे कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। वो खामोशी से अपना सर झुकाए वहां खड़ी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बेहद अकेली हो। अहाना का भावहीन चेहरा देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसे अपने आसपास की इस चहल पहल से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। अहाना ने आरव सर की तरफ देखा और फिर अपना सर हल्का सा झुकाते हुए उन्हें विश किया, गुड मॉर्निंग सर। उद्धरण चिन्ह। आरव सर ने अपनी आंखों में कुछ कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस के साथ अहाना को देखा और फिर उसे अपने साथ चलने का इशारा करते हुए बोले, मेरे साथ आओ। 25 नेशनल फिजिक्स कंपटीशन। अहाना ने आरव सर की तरफ देखा और फिर अपना सर हल्का सा झुकाते हुए उन्हें विश किया, गुड मॉर्निंग सर। उद्धरण चिन्ह। आरव सर ने अपने चेहरे पर कुछ कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस के साथ अहाना को देखा और फिर उसे अपने साथ चलने का इशारा करते हुए बोले, मेरे साथ आओ। डीन्स ऑफिस। पिछले 2 दिनों में ये तीसरी बार था जब अहाना यहाँ आ चुकी थी। मेहता सर मिस सुदेशना के साथ पहले से ही वहाँ मौजूद थे। इस वक्त उस ऑफिस का माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। तभी ऑफिस के डोर पर नॉक हुआ और आरव अहाना को लेकर ऑफिस के अंदर आ गया। उसने वहां के स्ट्रेस भरे माहौल को पूरी तरह से इग्नोर किया और मेहता सर से बोला, देखिए डिन सर, मैं अहाना को पर्सनली यहाँ लेकर आया हूँ।
इतना कहकर उसने मिस सुदेशना की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। वही मेहता सर को समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने पहले अहाना की तरफ देखा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोले, देखिए मिस सुदेशना, असल में अहाना का मैटर इतना भी इम्पोर्टेंट या फिर बड़ा नहीं है। ये सुनकर मिस सुदेशना तुरंत अपनी ऊंची आवाज में बोली, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं डिन सर? क्या आप इस बदतमीज लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं? अगर बाकी स्टूडेंट्स भी इसका देखा देखी, इसके नक्शे कदम पर चल पड़े तो फिर क्या होगा? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मेहता सर ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, उससे पहले ही आरव बोल पड़ा, मिस सुदेशना, असल में ये बात उतनी भी बड़ी नहीं है जितना आप इसे बना रही है। और सच कहूँ तो अहाना एक बहुत ही शांत स्टूडेंट है। उसने आपकी क्लास में कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश नहीं की। बस बात इतनी सी है कि इस बच्ची को फिजिक्स से कुछ ज्यादा ही प्यार है। अब इसमें हम और आप तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मिस सुदेशना के चेहरे पर कई भाव एक साथ आकर गुजर गए। आखिर में उन्होंने गुस्से से आरव सर की तरफ देखा और बोली, आप इसे। मगर इसके आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाई। वही आरव इस मौके का फायदा उठाते हुए हल्का सा खांसते हुए आगे बोला, इसके अलावा मैंने अहाना का नाम नेशनल फिजिक्स कंपटीशन में देने के बारे में सोचा है, और इसी वजह से वो आपकी क्लास में फिजिक्स पढ़ रही थी, क्योंकि उसे इस कंपटीशन की तैयारी भी करनी है। माफ कीजिएगा, मैं आपको पहले इस बारे में बताना भूल गया था, इसलिए अब तो आप समझ ही सकती है कि अहाना आपकी क्लास में फिजिक्स क्यों पढ़ रही थी। उद्धरण चिन्ह। आरव की इस बात पर उस ऑफिस में मौजूद बाकी के 3 लोग उसे बेहद अजीब नजरों से देखने लगे। ये सुनकर मिस सुदेशना अपने होठों पर तंज भरी मुस्कुराहट लिए बोली, हो, आप मजाक कर रहे हैं? नेशनल फिजिक्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला एक स्टूडेंट 1000 क्वेश्चंस ऑफ बेसिक फिजिक्स जैसी मामूली सी लॉ लेवल की बुक के साथ प्रैक्टिस कर रहा है। भला आपकी इस बात पर कौन विश्वास करेगा? आरव सर, क्या आपका सिलेक्शन स्टैंडर्ड इतना लो हो गया है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आरव सर ने अहाना को कुछ पल तक अपनी अविश्वास भरी नजरों से देखा और फिर अचानक ही उनके चेहरे पर थोड़ी परेशानी के भाव छा गए। उन्होंने अहाना की तरफ देखा और बेहद फ्रस्ट्रेट होते हुए बोले, क्या तुम सच में उस बुक से अपना रिविजन कर रही थी? उद्धरण चिन्ह। या तो इस लड़की का दिमाग खराब हो गया था, या फिर ये सिर्फ टाइम पास कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। मैं बस बेसिक रिवाइज कर रही थी, अहाना ने बेहद शांति से जवाब दिया। ये सुनकर आरव सर को समझ ही नहीं आया कि वो अहाना से क्या कहे। आखिर अहाना उन बेसिक और लॉ लेवल को क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त क्या सोच रही थी। मगर अब जो भी हो, किसी भी तरह उसे इस बेवकूफ लड़की की मदद करनी थी। तभी मेहता सर ने अपना सर सहलाते हुए हल्की धीमी आवाज में कहा, मिस सुदेशना, अहाना एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है, क्या आप प्लीज उसे इस बार जाने दे सकती है? उद्धरण चिन्ह। मिस सुदेशना एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और समझदार टीचर थी। वही अहाना एक टैलेंटेड और स्मार्ट स्टूडेंट थी जिसके अंदर काफी पोटेंशियल था। मेहता सर को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों के बीच बात इतनी कैसे बिगड़ गई थी। मेहता सर की बात सुनते ही मिस सुदेशना का चेहरा एकदम से सख्त हो गया और वो बोली, अहाना ने खुद ही कहा है कि अब वो मेरी क्लास में कभी बैठना नहीं चाहती है। उद्धरण चिन्ह। मिस सुदेशना एक बहुत ही प्राउड टीचर थी, और वो एक स्टूडेंट के सामने हार मान ले, ऐसा कभी नहीं होने वाला था। वही आरव को भी अब मिस सुदेशना का ये जिद्दी बिहेवियर देखकर काफी गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए मिस सुदेशना की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, वैसे भी नेशनल फिजिक्स कंपटीशन की तैयारी के लिए काफी कम टाइम बचा है, और इसके लिए अहाना को ज्यादा वक्त और डबल मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। और अब जब आपने खुद ही अहाना को मैथ्स की क्लास से छुट्टी दे दी है, तो अब से वो आपकी मैथ्स की क्लास अटेंड करने के बजाय मेरी फिजिक्स की क्लास अटेंड करेगी और नेशनल फिजिक्स कंपटीशन की तैयारी करेगी। थैंक्स मिस सुदेशना, मेरी स्टूडेंट को मैथ्स क्लास का टाइम फिजिक्स कंपटीशन की प्रिपरेशन करने देने के लिए। उद्धरण चिन्ह। आरव की बातें सुनकर मिस सुदेशना के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। उन्होंने आरव को पलटकर जवाब देना चाहा, मगर तभी उन्हें आरव का मिस्टीरियस बैकग्राउंड याद आ गया। इस इंसान से पंगा लेना वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने अपने गुस्से को अंदर ही दबा लिया। मिस सुदेशना अपनी चेयर से उठी और अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए बोली, अब जब आरव सर ने ये डिसाइड कर ही लिया है तो ठीक है, मुझे उनके इस फैसले से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दिन सर, कल से अहाना मेरी मैथ्स क्लास की जगह आरव सर की फिजिक्स क्लास अटेंड करेगी। वैसे मेरे लेक्चर का टाइम हो गया है, मैं चलती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर मिस सुदेशना अपने सख्त चेहरे के साथ वहां से चली गई। उनके ऑफिस से बाहर जाने के बाद मेहता सर ने आरव पर एक निराशाजनक नजर डाली और बोले, ये तुमने सही नहीं किया आरव, वो एक काफी सीनियर टीचर है हमारे स्कूल की। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आरव तुरंत अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए बोला, मैंने ये बहस शुरू नहीं की थी सर, अब वही तो चाहती थी कि अहाना उनकी क्लास अटेंड ना करे,
और मैंने तो बस उनकी बात मान ली, अब इसमें भी मेरी गलती कैसे हो गई सर? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मेहता सर का सरदर्द और भी ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने अपने माथे को सहलाया और बोले, मैंने इससे पहले तो कभी अहाना के नेशनल फिजिक्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के बारे में कुछ नहीं सुना। उद्धरण चिन्ह, क्योंकि ये डिसीजन मैंने अभी अभी लिया है, आरव ने तुरंत जवाब दिया, जिसे सुनकर मेहता सर निशब्द रह गए। ये लड़का। उद्धरण चिन्ह। अहाना ने खामोशी से मेहता सर की तरफ देखा और मन ही मन उनके पेशेंस लेवल की तारीफ करने लगी। वो सच में स्टूडेंट्स के दिन बनने के हकदार थे, क्योंकि इस तरह के माहौल में भी उन्होंने बड़े ही बेहतरीन तरीके से अपने गुस्से पर काबू किया हुआ था। अगर उनकी जगह कोई और होता तो अब तक शायद खुद को गुस्से में चिल्लाने से रोक नहीं पाता। मेहता सर ने एक गहरी सांस ली और बोले, तो फिर अब से अहाना की मैथ्स की पढ़ाई का क्या होगा? भले ही उसने जनरल साइंस में फुल मार्क्स को किए थे, मगर अब उसके मैथ्स का क्या होगा? अगर वो मैथ्स की क्लास अटेंड करना बंद कर देगी तो उसे आगे चलकर काफी मुश्किल हो सकती थी। मगर आरव इस बात को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं था। उसने अहाना की तरफ देखा और फिर बेपरवाही से बोला, सीनियर लेवल का मैथ्स बेहद इजी होता है, मैं अहाना की कभी कभी मैथ्स पढ़ने में मदद कर दिया करूँगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मेहता सर ने आखिर में हार मान ली और पानी का एक घूंट पीते हुए बोले, ठीक है, अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। सच में उनके अंदर अब इन दो जिद्दी लोगों को झेलने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। मेहता सर की बात सुनकर आरव और अहाना दोनों ही डिंस ऑफिस से बाहर निकल आए। थैंक यू सर। ऑफिस से कुछ दूर आने के बाद अहाना ने आरव से कहा। उसका लहजा थोड़ा नर्म और काफी ईमानदार था। वो आरव को दिल से थैंक्स बोल रही थी। उसने अब अच्छे और बुरे लोगों के बीच फर्क करना सीख लिया था। आरव ने अपने पॉकेट में दोनों हाथ डालकर अहाना की तरफ देखा और फिर अचानक ही बोल पड़ा, अगर तुम सच में मुझे थैंक्स कहना चाहती हो तो उन लो लेवल की किताबों को रद्दी में बेच दो जिन्हें तुम कुछ देर पहले मिस सुदेशना की क्लास में कंप्लीट कर रही थी। 1000 क्वेश्चंस ऑन बेसिक फिजिक्स। उद्धरण चिन्ह। सीरियसली, आखिर वो सोच क्या रही थी? अहाना ने आरव की इस बात पर कुछ पल तक सोचा और फिर अपना सरनामे हिलाते हुए बोली, आई एम सॉरी सर, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह। आखिरकार वो किताबें रेहान ने दी थी उसे, अगर उसने उन किताबों को बाहर फेंक दिया तो? इसके आगे अहाना सोचना भी नहीं चाहती थी। आरव वैसे भी इस बारे में सीरियस नहीं था। उसने अहाना की तरफ देखा और अपना हाथ हवा में हिलाते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम उन बुक्स को अपने पास रखना चाहती हो तो बेशक रख सकती हो, लेकिन उन बुक्स में से तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें उससे भी अच्छी और बेहतर लेवल की बुक्स रिविजन के लिए दे दूंगा। और हाँ, नेशनल फिजिक्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल इवनिंग क्लास अरेंज की गई है। उस क्लास में मैंने एक स्लॉट तुम्हारे लिए भी रिजर्व करके रखा है। तुम अपने इवनिंग सेल्फ लर्निंग सेशन के दौरान उस क्लास को अटेंड कर सकती हो। वो क्लास सेकेंड फ्लोर पर अरेंज की गई है। उद्धरण चिन्ह। दरअसल अहाना ने अपने पिछले जन्म में भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और साथ ही साथ साक्षी ने भी पार्टिसिपेट किया था। असल में साक्षी का फिजिक्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसका फिजिक्स का लेवल काफी एवरेज था। काफी मेहनत और पढ़ाई के बाद तो वो मुश्किल से एग्जाम्स में अच्छे ग्रेड्स ला पाती थी, और इस नेशनल फिजिक्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले बाकी के स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में साक्षी का लेवल काफी लो था। एक बार तो अहाना ने भी उसे अपना टेस्ट पेपर पकड़कर छूकर रोते हुए देखा था, और पूछने पर उसे पता चला कि वो प्रैक्टिस टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाई थी, जिस वजह से उसके पूरी स्पेशल क्लास में काफी कम मार्क्स आए थे। उस इंसिडेंट के बाद से अहाना ने खुद साक्षी को पढ़ाना शुरू कर दिया था, मगर वो उस वक्त ये नहीं जानती थी कि वो एक ऐसी जहरीली नागिन को दूध पिलाने का काम कर रही थी जो आगे चलकर उसे ही डसने वाली थी। हालांकि सेमीफाइनल के दौरान उस पर चिटिंग करने का इल्जाम लगाकर उसे कंपटीशन से बाहर कर दिया था और हर तरफ अहाना की बदनामी हो चुकी थी। वही दूसरी तरफ साक्षी ने नेशनल फिजिक्स कंपटीशन में फर्स्ट रनर अप का प्राइज जीता था, जिस वजह से सभी ने उसकी काफी सराहना की थी। अपने पिछले जन्म की इन घटनाओं को याद कर अचानक ही अहाना के होठों पर एक मिस्टीरियस सी मुस्कुराहट तैर गई और वो आरव सर से बोली, श्योर सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस कंपटीशन में अच्छे रिजल्ट्स लाने की पूरी कोशिश करूंगी। उद्धरण चिन्ह। अहाना जब तक क्लास में वापस लौटी तब तक रोहन ने युवराज का पेपर वापस उसे दे दिया था। युवराज क्लास से बाहर जा रहा था जब दरवाजे पर वो ईशानी से टकरा गया। अहाना ने युवराज की तरफ देखा और बेहद शांति से बोली, पहले के लिए थैंक्स। उद्धरण चिन्ह। वही ये सुनकर रोहन को एहसास हुआ कि अहाना उन अफवाहों से बिल्कुल अलग थी और वो एक अच्छी दोस्त भी बन सकती थी। उसने अपने एक हाथ पर अपनी चिन को रखा और दूसरे हाथ की उंगलियों के बीच अपने बॉल पेन को घुमाते हुए बोला, वैसे अहाना, वो मैं था जिसने थोड़ी देर पहले तुम्हारी मदद की थी और तुम थैंक्स यूवी को बोल रही हो। उद्धरण चिन्ह। युवराज ने अपने जैकेट की चैन को बंद किया और अपने चश्मे को ठीक कर
अहाना को अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ देखते हुए बोला, इट्स ओके। असल में उन लोगों ने अहाना की ज्यादा मदद नहीं की थी, इसलिए अहाना को थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं थी। युवराज क्लास से बाहर चला गया, वही अहाना अपनी सीट पर आकर बैठ गई। उसने रोहन की तरफ देखा और बोली, मैं तुम्हें थैंक्स पहले ही कह चुकी हूँ, उस थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताकर, क्यों है ना। उद्धरण चिन्ह। रोहन एक मैथमेटिक्स लवर था, इसलिए वो हमेशा टफ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए काफी एक्साइटेड रहता था। इसलिए अहाना ने जब ये बात कही तो रोहन की आंखें चमक उठी। इसम कोई डाउट नहीं था कि ये न्यू स्टूडेंट काफी स्मार्ट थी। उद्धरण चिन्ह। इतने में युवराज भी अपनी पानी की बोतल को भरकर वापस क्लास में आ चुका था। वही रोहन अहाना की सीट की तरफ झुका और मुस्कुराते हुए उससे बोला, तो इसका मतलब कि फ्यूचर में मैं जब भी तुमसे मैथ्स को लेकर मदद मांगूंगा तब तुम मुझे मना नहीं करोगी, ठीक है ना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कुशल ने तुरंत पलटकर अपनी फ्रस्ट्रेशन भरी नजरों से रोहन की तरफ देखा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है रोहन? तुम यूवी के इतने वक्त से दोस्त रहे हो, उसने न जाने कितनी ही बार तुम्हारी मदद की है, और अब तुम उसे दरकिनार कर रहे हो। क्या तुम्हें यूवी की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है? कुशल ने हल्के गुस्से में कहा। ओह, ये अच्छा याद दिलाया तुमने कुशल। अहाना तुम मेरे साथ साथ यूवी की भी मदद कर दोगी ना? उसने खुशी से ताली बजाते हुए कहा, जिसे सुनकर कुशल को इतना गुस्सा आया कि वो लगभग अपना डेस्क ही पलटने वाला था। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है डूड? कुशल गुस्से में गुर्राते हुए बोला। देहरादून मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल में सभी जानते थे कि युवराज एक जीनियस था, जो हमेशा हर एग्जाम में टॉप करता आया था, और अभी तक उसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया था। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसे युवराज सॉल्व ना कर सके। रोहन की बात सुनकर अहाना ने बेपरवाही से अपना सर हाँ में हिला दिया। वैसे भी रोहन और युवराज के रिजल्ट को देखते हुए वो दोनों उसे ज्यादा परेशान नहीं करने वाले थे। वही कुशल ने गुस्से में रोहन को घूरा और फिर युवराज को देखते हुए बोला, युवी, ये जोकर तुम्हें अंडरएस्टिमेट कर रहा है, लगता है कि इसे सबक सिखाने की जरूरत है। युवराज की कोल्ड पर्सनैलिटी को देखते हुए रोहन के आने वाले दिन ज्यादा अच्छे नहीं बीतने वाले थे। मगर कुशल की उम्मीदों को कुचलते हुए युवराज ने अपनी एक बुक उठाई और दोबारा क्लासरूम से बाहर निकल गया। वही कुशल बेचारा उसे मुंह खोले हैरानी से जाते हुए देखता ही रह गया। उसे नहीं पता था कि युवराज इतने अच्छे नेचर का था, क्या वो हमेशा से ही ऐसा था। उद्धरण चिन्ह। वही रोहन ने एक नजर कुशल को देखा और फिर उसकी चेयर पर लात मारते हुए बोला, बेवकूफ कहीं का। उद्धरण चिन्ह। हर कहानी यही रुकती है, पर ख्यालों का सिलसिला चलता रहता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल में कोई बात छोड़ दी हो तो उसे एक लाइक दीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और अपने जज्बात कमेंट में जरूर बताएं। हमारी इस ख्याली दुनिया का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए ख्याल के साथ। वन ख्याली दुनिया 2.01, जहां ख्याल जिंदा रहते हैं।